देश में श्वेत क्रांति का प्रमुख स्रोत है हमारी गाय और भैंसें, जहां एक ओर हमारी राज्य सरकारें पशुओं के खान पान एवं स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनके दूध का समय पर सही एवं उचित मूल्य मिले, इसके लिए समुचित प्रबंधन कर रही है। इसी ओर दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य पंजाब में सहकारी मिल्क फेडरेशन द्वारा महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जा रही हैं। इस बारे में इस फेडरेशन के चेयरमैन श्री अमरजीत सिंह सिद्धू ने हमारे कृषि संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया, हमारा 3 टायर सिस्टम है। विलेज लेवल पर, गांव लेवल पर हमारे मिल्क सोसाइटीज़ हैं जो दूध इकट्ठा करती हैं। उसके बाद ज़िला पर स्तर पर हमारे मिल्क प्लांट्स हैं, यूनियंस हैं जो दूध इकट्ठा करके उसकी प्रोसेसिंग करके उसको आगे खपतकारों के पास पहुंचाती है। तीसरा हमारा हेड ऑफिस है चंडीगढ़ में, यहाँ हम बैठे हैं। ये एपेक्स बॉडी है जो उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, उसकी कीमतें निश्चित करती है और उसको सारे को देख रेख करती है। कोई नया चीज़ करनी हो तो उसके लिए फंड्स का प्रबंध करते हैं। 6500 हमारी विलेज लेवल पर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जहां हमारा आजकल 9 लाख लीटर से ऊपर दूध एक प्रतिदिन का होता है। पंजाब में दूध की पैदावार बहुत है। बेशक जानवर सिर्फ 2% हैं पॉपुलेशन के इंडिया की, दूध में हम 8% तक दूध पैदा करते हैं। उसमें से दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स भी लेते हैं, हम भी लेते हैं और उसका आगे करके जो अब शहरों में लोग रहते हैं उनके लिए दूध पैकेट में बढ़िया ढंग से उनको दे के लेके सही देते हैं। सो एक तो ज़िम्मेदार का, दूध पैदा करने वालों का हमने ख्याल करते हुए कि उसको सही मूल्य पे उसकी बिक्री हो जाए, उसके लिए। दूसरा, उसकी प्रोसेसिंग का प्रबंध किया कि दूध और दूध से बनने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे इसमें दही है, उसके बाद घी है, मक्खन है और दूसरी चीज़ें हैं और लस्सी है, इनका उत्पादन करके सही साफ तरीके से, कोई कंटेमिनेशन ना हो उससे, और जो खपतकार हैं जिन्होंने इसका प्रयोग करना है उनके लिए सही मूल्य पे सही चीज़ मिल जाए। वैज्ञानिक तरीके से कृषि उत्पादन लेने के लिए मृदा प्रशिक्षण कराना आज अति महत्वपूर्ण हो गया है। भिन्न भिन्न कृषि पशुओं के लिए मिट्टी में प्राप्त सूक्ष्म तत्वों का पता हमको तभी चलता है जब हम मिट्टी पानी की जांच करवाएं। इस ओर कृषि विभाग एवं सहकारी संस्थाएं प्रयासरत हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व प्रयोगशाला चंडीगढ़ में मुख्य रूप से 4 तत्वों की जांच की जाती है: जिंक, आयरन, मैग्नीज और कॉपर। मुख्य रूप से ये देखने में आया है कि अधिकतर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो भी नमूने यहाँ इस लैब में आते हैं, कुछ नमूनों में अभी जैसे हम जिंक के मामले में देखें तो हमने अभी तक जो 1475 नमूने इस लैब में जो जांच किए हैं उसमें करीबन 10% नमूनों में जिंक की कमी भी देखी गई है। 16% जो नमूने हैं जो कि हमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल से प्राप्त हुए हैं, उनमें लौह तत्व की कमी भी पाई गई है। कुछ नमूनों में यहाँ पर मैग्नीज की कमी भी देखने को मिलती है। कॉपर तत्व की कमी अभी तक हमने जो नमूने टेस्ट किए हैं उनके अंदर नहीं पाई गई है। इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली यही बात है कि किसानों को अपने जो भी खेत में उर्वरकों का प्रयोग है वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसान जो खाद अपने खेत में डाल रहा है उस तत्व की उस खेत में कमी नहीं हो, और बशर्ते वो उसको डाल रहा है तो उस तत्व को या उस खाद को डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जबकि जिस तत्व की कमी खेत में होती है, अगर उसी तत्व की खाद को उसमें डाला जाए तो प्रति इकाई जो पैदावार है वो किसान को अधिक मिलेगी और इससे ज़्यादा उसमें लाभ भी रहेगा। तेलंगाना और मराठवाड़ा में उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। खासतौर से मराठवाड़ा में हालात ज्यादा खराब हैं।
इस बार वहाँ पानी बहुत कम बरसा है और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। ऐसे में ताज़ा बारिश यहाँ के किसानों के लिए राहत लेकर आई होगी। मराठवाड़ा और तेलंगाना में 3 दिन से बारिश हो रही है। पिछले 36 घंटों के दौरान यहाँ अच्छी खासी बारिश देखी गई। इससे मराठवाड़ा में बारिश की स्थिति में 4% और तेलंगाना में 3% का सुधार हुआ है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अभी तक आपने देखी खबरें खेती की, और आज शुक्रवार का दिन है। आपकी चिट्ठी और ईमेल मेरे पास हैं। इनमें जो समस्याएं हैं इनका समाधान करने के लिए आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर YR मीणा साहब। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मीणा साहब, इजाज़त हो तो आपकी चिट्ठी पढ़ूं जी। ये पहली चिट्ठी आई है, लिखने वाले भाई हैं भुवन दास जांगड़े। ये लिख रहे हैं बामतेर छत्तीसगढ़ से। आपने लिखा है कि हमारे बरबट्टी में फल छेदक कीड़े का प्रकोप हो गया है। इसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवा सबसे बढ़िया रहेगी ताकि हमारी जो फसल है वो ख़राब ना हो? छत्तीसगढ़ से हमारे किसान भाई ने बरबट्टी की चर्चा की है जी। वैसे बरबट्टी आमतौर पर हमें मालूम नहीं था, हमने इनसे फ़ोन पर बात की तो लोबिया, खासकर इनका बरबट्टी से मतलब है लोबिया, तो इनके यहाँ क्षेत्रीय भाषा में शायद बरबट्टी उसको बोला जाता है। लोबिया की जो सब्जी काफ़ी प्रचलित है आजकल, शहरों में बड़ी मांग होती है। फलियाँ 15-20 रुपये पाव अभी बिक रही हैं। तो किसान भाइयों की कोशिश होनी चाहिए कि स्वस्थ फली पैदा करके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लिया जाए। जैसे कि इन्होंने कहा है इनकी फलियों में कीड़े लग गए हैं जी, यानी फली छेदक जो कीट है उसका प्रकोप होने लगा है। तो इसके नियंत्रण के लिए खासकर मैं इनको बताना चाहूँगा कि कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जैसे रोगर है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका अच्छे से छिड़काव कर दें। फली के अंदर भी कीड़ा छुपा होगा तो जब भी वो कुतर के कीड़ा उसको खाएगा फली को तो उससे ही वो नष्ट हो जाएगा। और 10-12 दिन के अंतराल पर अगर लगे कि अभी प्रकोप और है तो फिर से दोबारा इस दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं। रोगर है, मेटासिस्टॉक्स है, इनमें से कोई भी दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अच्छे से अपनी फसल पर छिड़काव करें। और ध्यान रखें जब दवा का छिड़काव करें उसके बाद कम से कम 5-7 दिन तक फलियां न तोड़ें, पहले फली तोड़ करके फिर उसके बाद में उसका छिड़काव करें। मीना साहब, अगला फिर उन्हीं का है, भुवनदास जी का, जांगड़े जो हैं उनका एक और पत्र है। इन्होंने लिखा है कि धान माया का पत्ता ऊपरी हिस्सा पीला पड़ने लगा, तो इसके क्या कारण हैं और इसके नियंत्रण हेतु कौन सी दवा का या आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि ये जो हमारे पीले पत्ते पड़ रहे हैं इसका निदान हो सके कुछ? धान की फसल में पत्ते पीले पड़ने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपनी फसल का अच्छे से प्रबंधन कर रहे हैं, यानी उसमें जैसे निराई गुड़ाई, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग उसकी आवश्यकता के अनुसार अगर समय समय पर दे रहे हैं, तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी से भी कई बार ये इस तरीके की लक्षण दिखाई देते हैं। पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कभी पत्तों पर धब्बे पड़ रहे हैं या पत्ते ऊपर से सूखने लग रहे हैं,
तो अलग अलग सूक्ष्म तत्वों की कमी से ऐसा होता है। और ख़ासकर इन्होंने जो बताया ऊपर से पत्ते पीले पड़ते आ रहे हैं, तो ये ज़्यादातर जिंक की डेफिशिएंसी से खासकर धान की फसल में ऐसा होता है। और इस जो समस्या है इसको खैरा डिजीज यानी खैरा रोग के नाम से जाना जाता है। इसके नियंत्रण के लिए एक तो आप जब खेत की अपनी तैयारी कर रहे हैं पौध लगाने से पहले, तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट खेत में मिलाएं अच्छे से, तो काफ़ी हद तक उससे इस तरीके की समस्या से निदान मिलता है, यानी कम देखने को ऐसी समस्या मिलती है। अब क्योंकि आपने धान लगा दिया है और उसमें ये समस्या है, तो इसके लिए आप 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और अपनी फसल पर अच्छे से छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग आपको 5 किलो जिंक सल्फेट और 20 किलो यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। और 800 लीटर पानी में अगर आप घोल बनाएंगे तो पूरा 1 हेक्टेयर आपका जो खेत है उस पर अच्छे से आप छिड़काव कर सकेंगे। अगर लगता है कि पूरी तरह से निदान नहीं हुआ एक छिड़काव से, तो 12-15 दिन बाद में आप फिर से इस दवा का छिड़काव करें, तो आपकी पत्तियां जो हैं वो स्वस्थ होंगी, बढ़वार अच्छी होगी। और एक और सलाह मैं किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि धान हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसल है और बड़े सारे पौधे इसके प्रति हेक्टेयर आते हैं, लाखों में। पोषक तत्वों की काफ़ी आवश्यकता होती है। अपनी मिट्टी की जांच कराएं, अपनी मिट्टी को पहचानें और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर क्या पोषक तत्वों की कमी है, उसके हिसाब से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उसकी निश्चित तौर पर आप पूर्ति करें। और एक ध्यान रखें, अगर आपके पास देसी खाद है जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद बोलते हैं, कंपोस्ट है, उनका इस्तेमाल ज़रूर करते रहें। और जब कभी आपको समय मिले ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद, ये भी अगर आप खेत में देते रहेंगे और फसल चक्र के सिद्धांत को अपना करके चलेंगे, तो ये छोटी मोटी समस्याएं आपकी स्वतः ही हल होंगी और जो आपका उत्पाद होगा गुणवत्तापूर्ण होगा और कम क्षेत्रफल से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता की पैदावार आप ले सकेंगे। डॉक्टर साहब, अगली चिट्ठी आई है, लिखने वाले भाई हैं लक्ष्मण सिंह, गांव खेतासर, जोधपुर, राजस्थान से। आपने लिखा है, बारिश इस बार अच्छी हुई है और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा भी हुई है, और हम चाह रहे हैं कि कुछ फलदार पौधे लगाए जाएं तो अच्छा रहेगा। हमारे क्षेत्र के लिए कौन कौन से फलदार पौधे लगाने की आप सलाह देना चाहेंगे? और साथ कुछ न कुछ ऐसी सामग्री मिल सकती है, जैसे ये छोटे छोटे मैगज़ीन या ये आते हैं ना खेती वगैरह जैसे, तो इनकी बारे में, और सरकारी संस्था कोई नज़दीक हो जहां हम संपर्क कर सकें, उसका भी नाम बताएं। हमारे जो किसान भाई जिन्होंने सवाल किया है जोधपुर खेतासर के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जोधपुर शहर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर के नाम से एक बहुत बड़ा भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है इसका संस्थान है, जिसमें फलदार वृक्षों के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है और ख़ासकर शुष्क क्षेत्रों में कौन कौन से फल बाग लगाए जा सकते हैं, तो वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुष्क क्षेत्रों के लिए जो सबसे उपयुक्त फल हैं उनमें एक तो बेर है। बेर का कोई मुकाबला नहीं, शुष्क क्षेत्रों में बेर की बहुत अच्छी पैदावार आपको मिलेगी और गुणवत्ता है वो देश के और दूसरे भागों से बेहतर होगी, यानी स्वादिष्ट फल होंगे और अच्छी गुणवत्ता के फल होने से आपको बाज़ार में दाम ठीक मिलेगा। तो बेर आप लगा सकते हैं, अनार आप लगा सकते हैं, आंवला, अमृत फल बोलते हैं इसको, इसकी भी बहुत बढ़िया तरीके से खेती यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा बेल का जो शरबत है बहुत बढ़िया होता है पेट के लिए, दवाओं में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है, बेल को भी आप लगा सकते हैं। करौंदा, ये बहुत अच्छी फसल है और इन दिनों खजूर की खेती पर काफ़ी काम चल रहा है शुष्क क्षेत्रों में, खासकर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो एरिड जोन है शुष्क क्षेत्र का जो एरिया है, यहाँ पर सरकार के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कई सारी अच्छी किस्में इसकी खजूर की भी आ चुकी हैं। ईरान, इराक और इधर से कई देशों से बाहर से खंडरावे, हलावे, मेडजूल, इस तरीके की किस्में हैं। बेर की किस्म आप जानना चाहेंगे तो बेर में सेव, गोला, उमरान, मूडिया, कैथली, कत्थाफल, इलायची। अनार में जैसे आप किस्मों के बारे में जानना चाहेंगे तो गणेश, जालोर सीडलेस, ये बहुत अच्छी, कंधारी, ये अच्छी किस्में हैं।
इनके पौधे आप लगा सकते हैं और करीब करीब 100-125 रुपये किलो आजकल अनार का बाज़ार में भाव है। इसी तरीके से आंवला, कंचन, चकैया, हाथी झूल, नरेंद्र आंवला, कई सारी किस्में इसकी भी उपलब्ध हैं। कोई भी किस्म आप जिसके पौधे आपको मिल सकते हैं उन्नत जाति के, वो लगाएं। बेलपत्र भी बहुत अच्छा है, इसकी भी फैजाबाद जो अयोध्या में है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से कई किस्में निकाली हैं अयोध्या के नाम से, और इनको आप लगा करके अच्छी आमदनी, खासकर मान लो किसी वर्ष आपके यहाँ बारिश ठीक नहीं है, अकाल की स्थिति है और आपने ये फल बागान लगाए हुए हैं, तो उस परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ आपको आमदनी नियमित रूप से होती रहेगी। और एक सलाह मेरी होगी कि आप जब बाग लगाएं, लाइनों में पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी जो पौधे के हिसाब से आवश्यक है वो रखें, और कतारों में लगाने से आपको होगा कि 4-5 साल जब तक पौधे छोटे होंगे, आप बीच में दलहनी, तिलहनी या सब्जी वाली फसलें आप लेते रहें, जिससे आपकी आमदनी बराबर होती रहे और किसी तरह का आपको इंतज़ार ये नहीं करना पड़े 5 साल बाद ही आपको फल मिलेगा। पौधे हमेशा विश्वसनीय पौधशाला से लें, जो किस्में आपके क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई हैं उनके पौधे लगाएं, और ठीक से प्रबंधन करेंगे तो दूसरे तीसरे साल से ही आपको फल मिलना चालू हो जाएगा और अच्छी आमदनी आपको प्राप्त होने लगेगी। डॉक्टर साहब, कुछ पत्र पत्रिकाएं का भी जिक्र करना चाहेंगे कि जो अच्छी उनके लिए जी हाँ, योगदान दे सकें, अपना भी छांट लें कौन सी जाति, कौन सा फलदार पेड़ या कौन सी चीज़ लगानी है, तो एक सुविधा हो जाएगी इसके साथ साथ। जी हाँ जी। खासकर कृषि साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आप अपने निकटतम जो बागवानी अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करें। ये समय समय पर कृषि साहित्य का मुफ्त में वितरण करते हैं। किसानों को प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है, और काजरी जो संस्थान का मैंने नाम लिया है, वहाँ पर भी फल विशेष के ऊपर भी साहित्य आपको उपलब्ध होगा, जैसे अनार की खेती, बेर की खेती, आंवला की खेती, और इसके अलावा केंद्र के स्तर से फल बागवानी के लिए एक फल फूल पत्रिका जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से निकाली जाती है, उसके भी आप सदस्य बन सकते हैं। एक कॉपी अगर आप मंगाएंगे 25 रुपये उसकी रेट है, और अगर आप मेंबर बनेंगे तो उसमें आपको कुछ छूट मिलेगी, और इसके मेंबर बनने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। व्यवसाय प्रबंधक, कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान भवन, पूसा, नई दिल्ली, इसमें आप संपर्क करके और इसके सदस्य बन सकते हैं। और बहुत अच्छा आपको लाभ मिलता है। कृषि साहित्य अगर आप पढ़ते हैं नियमित रूप से तो आपको संपूर्ण जानकारी होती है, और उसके बाद साथ में अगर आप प्रशिक्षण भी लेते हैं तो आप कोई भी शंका समस्या आपकी होगी उसका आसानी से निदान कर पाएंगे, और बेहतर बागवानी करके आप अपनी जो आमदनी है खेतीबाड़ी की उसको बढ़ा सकेंगे। डॉक्टर साहब ने पूरी ऐसी जानकारी आपको दे दी, शायद घर बैठे ही अभी पेड़ लगाने को दिल करेगा आपका। ये आपकी मर्ज़ी है कि संस्था को कब और कहाँ से आप उनसे संपर्क बनाएं, और पूरा ज्ञान आपको ताकि मिल जाए और सहूलियत भी हो और सहायता भी हो आपको पौधे लगाने में। मीना साहब, अगली चिट्ठी है मोरखा भाटकी से, ज़िला खंडवा, मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं जगन्नाथ पटेल, अंतिम पटेल, ललित पटेल, शुभम पटेल और कनिका पटेल। आपने लिखा है कि मक्का की उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं ताकि हमें उससे अच्छा उत्पादन मिल सके। मक्का एक बहुत ही बहुउद्देशीय फसल है आजकल, और इसको जैसे चारे के लिए, दाने के लिए, इसकी सब्जी भी बनाते हैं बेबी कॉर्न के रूप में। तो कई तरह से मक्का का उत्पादन आजकल किया जा रहा है, और विश्व भर में मक्का के जो उत्पाद हैं, हज़ारों की संख्या में इसके उत्पाद उपलब्ध हैं। मक्का का ऑयल भी निकाला जाता है, इसका जो कॉर्नफ्लेक्स भी बनाते हैं, इसकी जो बेबी कॉर्न है उससे कई तरह की डिश, सब्जी या ब्रेकफास्ट के लिए कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो पूरे साल मक्का की मांग होती है, और चारा बहुत इसका पौष्टिक होता है पशुओं के लिए, तो चारे के रूप में भी बहुतायत रूप से मक्का को उगाया जाता है, और पूरे साल भर इसकी पैदावार ली जाती है किसी न किसी रूप में। तो निश्चित तौर पर मक्का उगाना, लगाना, उसकी देखभाल करना बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। किस्में ढेर सारी हैं, किस्मों की जैसे हमारे किसान भाई ने बात की है। अगर किस्में आप चुनना चाहें तो सबसे बढ़िया तो है कि आप अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से किस्मों का चयन करें। आप चाहें तो अपने निकटतम कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं,
कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। बाकी तो जैसे गंगा के नाम से कई किस्में हैं, गंगा 9, गंगा 11, इसके अलावा HS 42 ये भी किस्म है। और संकुल किस्म की अगर हम बात करते हैं, संकुल किस्में हैं जैसे अंबर, विजय, शक्ति। ऐसे ही पूसा संस्थान जो हमारा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, उसने मक्का की कंपोजिट 3 और कंपोजिट 4 ये किस्में निकाली हैं। और बेबी कॉर्न के लिए भी अगर आप लगाना चाहें तो एक प्रताप किस्म है जो उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है, उसको आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप मक्का की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। मीना साहब, ये एक और ईमेल है और ये सब्जियों के बारे में विशेषकर है। लिखने वाले का ये तो ईमेल है, इन्होंने अपना नाम लिख दिया वैसे इसमें, विशाल सिंह, ज़िला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश हुआ ये तो। इस हिसाब से इन्होंने लिखा है कि मिर्च की खेती करता हूँ और मेरे खेत में मिर्च का जो पौधा तैयार हो गया है, लेकिन पौधों की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं और फूल भी गिर रहे हैं। क्या कारण है और इसका कैसे निदान हो सकता है? मिर्च की खेती में मिर्च, टमाटर, बैंगन ये जो फसलें हैं, इनकी खेती में कई बार देखने को मिलता है कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है, फल या फूल आना करीब करीब बंद हो जाता है। और ये बहुत ही भयंकर रोग होता है, एक तरीके से नुकसान पहुंचाने के हिसाब से। इसको लीफ कर्ल वायरस या विषाणु रोग भी हम लोग कहते हैं। और पौध तैयार करने से लेकर के ये पौधा में आ जाता है। तो एक तो है कि स्वस्थ पौध लगाएं। स्वस्थ पौध आप चाहें अगर खुद भी तैयार कर रहे हैं तो जैसे पॉली हाउस है, पॉलीथीन का एक लो टनल वो भी बना सकते हैं, उसके अंदर आप पौध तैयार करें। क्योंकि बरसात के मौसम में जब हम पौध तैयार करते हैं तो कई तरह की कीड़े मकोड़े या मक्खियाँ पौधों पर आती हैं और वो बीमारी फैलाती हैं। तो ये विषाणु रोग वहाँ से चालू हो जाता है। बीज से भी कई बार इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो बीज भी जब आप लगाएं तो जैसे थीराम दवा है, बेबिस्टीन है, एग्रोसिन जीएन है, इनमें से कोई दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचारित करके लगाएं। तो बीज जनित कई तरह के रोग हैं, वो आपके जैसे जड़ गलन है, डैम्पिंग ऑफ वगैरह जो बोलते हैं, उसको भी काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। मीना साहब, हमारे किसानों की जो समस्याएं थी, चाहे मिर्च की थी, चाहे मक्का की थी, चाहे कोई किसी चीज़ की भी थी, इतने सरल और सीधे ढंग से आपने उनको विस्तार से बताया है कि मेरे ख्याल में सबकी समस्याओं का निदान हो गया और समझ आ गई बात। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार। ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार।
साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।